हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का कॉमर्स नेट आईक्यू में। आज मैं आपके पास लेके आई हूँ एक जनरल वीडियो। ऐसे टॉपिक पे लेके आई हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि मैम टिप्स बताइए कि किन टिप्स के साथ हम लास्ट मंथ में प्रिपरेशन करें ताकि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में यूजीसी नेट और जेआरएफ को क्लियर कर लें। तो आज मैं आपके लिए वही टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो टॉपर्स यूज़ करते हैं, जिससे टॉपर्स फर्स्ट अटैम्प्ट में इस पेपर को क्लियर कर लेते हैं। तो आप भी कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली इन टिप्स को फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि मैं आपके इस पेपर को ध्यान में रखते हुए, जुलाई वाले अटैम्प्ट को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एमसीक्यू सेशंस प्लस थ्योरी सेशंस लेके आ रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। एंड आपने उन वीडियोस को देखकर अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जितने शॉर्ट नोट्स बना सकें, और रिवाइज़ करना है उनको टाइम टू टाइम। पेपर के नज़दीक जाते जाते आपने उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करते चलना है ताकि आपको बहुत सारी बुक्स में से पढ़ना ना पड़े और उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम टिप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टिप्स हमें आजमाने होंगे ताकि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में इस पेपर को क्लियर कर लें। तो यहाँ पर देखिए टिप नंबर 1 क्या है हमारा, रिवाइज़ योर नोट्स वंस इन अ वीक। तो देखिए लास्ट मंथ मैंने आपको पिछली बार भी एक वीडियो लेके आई थी मैं स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने अपने नोट्स रिवाइज़ करने हैं, बार बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने हैं। तो देखिए तब मैं बात कर रही थी आपका कि जब आपके पास 3 से 4 महीने हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास जून का मंथ ही है प्रैक्टिस करने के लिए, जुलाई में तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो अब हमारे पास सिर्फ जुलाई का मंथ है और इस एक मंथ में हमारे पास बहुत कम टाइम है कि हम नोट्स को ही रिवाइज़ करते रहें। अगर हम, क्योंकि आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है, ये पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ना कि जो हमने अभी तक मास्टर्स में थ्योरी पढ़ी है उसकी प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, नोट्स में जो लर्निंग पोर्शन है उसको तो करते जाना ही है, लेकिन आपने वंस इन अ वीक कोशिश करनी है कि आप थ्योरी को करें। उसके अलावा जो बाकी, जैसे आप सैटरडे संडे रख लीजिए, सैटरडे और संडे का आपने दिन रख लिया कि सैटरडे आपने पेपर 1 की थ्योरी किसी एक सब्जेक्ट की टॉपिक की रिवाइज़ कर ली और पेपर संडे वाले दिन आपने पेपर 2 का कोई टॉपिक ले लिया। तो ऐसे आपने वीकेंड पे लेके चलना है या कोई छुट्टी वाला दिन लेके चलना है जिसमें आप पूरा दिन एक ही थ्योरी को दो, या पेपर 1 की या फिर पेपर 2 की। लेकिन अगर आपने रोज़ सिर्फ और सिर्फ नोट्स को ही रिवाइज़ करना है तो उसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपका कंसंट्रेशन है वो नहीं बन पाएगी। अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस पर। तो हाँ जी, वंस इन अ वीक तो बिल्कुल आपका लर्निंग पोर्शन जो है वो आपको एक बार ही तो रिवाइज़ करते ही चलना पड़ेगा। और जो आपका बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करने वाला है, मतलब मान लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट डेट्स है किसी चीज़ की, डेट्स हो गई एस्टेब्लिशमेंट डेट्स, या फिर पेपर 1 के लिए आप देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गए मैथ्स एंड रीजनिंग के, कॉम्प्रीहेंशंस वगैरह हो गए या डीआई हो गया, वो तो आपने डेली बेसिस पे करना ही है। ये चीज़ तो आप वंस इन अ वीक के लिए नहीं रख सकते। लेकिन मान लीजिए अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है तो आप उसको स्टिकी नोट्स में लगाकर अपनी बुक के आगे लगा सकते हैं, ताकि जितनी बार अपनी बुक को देखो आप उन नोट्स को रिवाइज़ करते चलो। और उसके बाद क्या है, या फिर आप ये कर सकते हो कि जिस स्टडी टेबल पे आप बैठ के पढ़ते हो आप वहाँ पर लगा सकते हो वो इम्पॉर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट डेट्स, या फिर पेपर 2 में जैसे देख लीजिए कि कमिटीज़ होती हैं हमारी, या फिर बैंक्स की एस्टेब्लिशमेंट डेट्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर एक स्टिकी नोट में लगाकर अपने टेबल के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि जितनी बार आप पढ़ने बैठो एक नज़र आप उस पर डालो और वही चीज़ें आपको बार बार याद होती रहें। तो इसके लिए आपको स्पेशल जो है वो टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद टिप नंबर 2 है आपका कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। तो मैंने आपको वही बात बताई कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे फोकस करें। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप ले लीजिए, चाहे वो बैंकिंग ले लीजिए, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे वो यूजीसी नेट ले लीजिए, इवन यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम के लिए भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बेस बनाते हैं। हमारे पेपर 1 में, जैसा कि आपको पता ही होगा, पेपर 1 में कुछ स्टैटिक पोर्शन आता है, पेपर 2 में भी आता है, लेकिन सभी पेपर 2 का जो पैटर्न है वो सेम नहीं होता है। तो मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पेपर 1। पेपर 1 में हमारा कुछ स्टैटिक पोर्शन होता है जो थ्रू आउट द ईयर सेम ही रहता है, जैसे मैथ्स एंड रीजनिंग हो गए, डीआई हो गए, या कॉम्प्रीहेंशन हो गए।
इन चीज़ों को तो प्रैक्टिस से ही करना होगा। तो आपने इन वाले जो टॉपिक्स हैं इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू करना है। या टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, वो अगर आप पिछले ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी जो है वो उससे ज़्यादा होती है। एक चीज़ मेरी ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चंस जो है वो एज इट इज़ रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस जो है एज इट इज़ रिपीट कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वही आते हैं। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि 2018 से एनटीए के पास है यूजीसी नेट का जो ये सारा है, तो तब से लेकर अब तक सिलेबस वही है। तो इतने छोटे से सिलेबस में इतनी सारी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वही चीज़ों को, वही कंसेप्ट्स को वो बार बार पूछ रहे हैं। तो इसलिए हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बेस बनाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। उसके बाद आते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे आपको लगता है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपको कोई चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई थी, उसका आंसर आपने देना था, तो आपको जो चीज़ क्वेश्चन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप अब उसको भी देखिए। हो सकता है कि जो चीज़ आपको आंसर में पहले पूछी गई थी वो अब क्वेश्चन में पूछ ले, और क्वेश्चन वाली अब आंसर में पूछ ले। तो ये हो सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो ये अपने खुद से भी देखने हैं, प्लस मैं भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ एक्सपेक्टेड आपके पास यूनिट वाइज, फैलिसीज़ वगैरह या फिर एवरेजेस में से लेके आ रही हूँ, मैथ्स एंड रीजनिंग के भी लेके आ रही हूँ। अब मैं पेपर 1 की हर एक यूनिट में से लेके आऊँगी, तो आपने सिर्फ और सिर्फ जुड़े रहना है और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर आपसे वो क्वेश्चंस बन रहे हैं, अच्छी तरह से बन रहे हैं, 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, देन यू आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक। आप बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं अगर आपसे 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं तो। उसके बाद क्या है, ये आपने प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने करने हैं वो पिछले 7 से 8 साल के पेपर करने हैं। अगर आप 2 से 3 बारी उन पेपर को लगा लेंगे देन यू विल बी थॉरो विद द सिलेबस। उसके बाद टिप नंबर 3 है कि कंसिस्टेंट और इक्वल टाइम आपने देना है पेपर 1 और पेपर 2 को। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पेपर 1 पढ़ लिया, फिर 2 दिन पढ़ा नहीं, फिर उसके बाद 2 दिन पेपर 2 ही पढ़ा, फिर तीसरे दिन। ऐसे आपकी तैयारी जो है वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाएगी। आपने डेली बेसिस पे पढ़ना है। मान लीजिए आप 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आपने, क्योंकि पेपर 1 का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू पेपर 2, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वैसे तो देख लीजिए, लेकिन मेरा जो सजेशन है वो तो ये रहेगा कि आप 2 घंटे दे सकते हैं पेपर 1 को और 4 घंटे पेपर 2 को दे सकते हैं इन द लास्ट मंथ, क्योंकि पेपर 1 जो है वो काफ़ी हद तक अब तक तैयार होना चाहिए। अगर नहीं भी तैयार है तो उसका सिलेबस कंपैरेटिवली जो है पेपर 2 से कम होता है। कोई भी पेपर 2 अपने आप में बहुत वास्ट होता है, ये मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आपको। तो इसलिए आपने इस टाइम, अगर आपका 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा भी दे हो रहा है पेपर 2 को, देन इट इज़ ओके, लेकिन कंसिस्टेंट ज़रूर रहना है। आपने डेली बेसिस पे पढ़ना है दोनों पेपर्स को। उसके बाद डोंट रन आफ्टर टू मच रिसोर्सेज। तो बहुत सारे रिसोर्सेज, जैसे बच्चे आजकल बहुत ये गलती करते हैं, गूगल से भी पढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि हम लास्ट मोमेंट है, लास्ट महीना है, इसमें हम कोई रिसोर्स ना छोड़ें, कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दें। गूगल से भी पढ़ रहे हैं, हम अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ रहे हैं, हम अपने नोट्स से भी पढ़ रहे हैं। सो दीज आर द सिली मिस्टेक्स। ये बहुत ही सिली मिस्टेक्स हैं। आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, उनका सोर्स ऑफ रीडिंग जो है, सोर्स ऑफ लर्निंग जो है वो एक ही होता है, और वो होते हैं उनके पर्सनल नोट्स। आप किसी के नोट्स भी, बस किसी के बनाए हुए नोट्स भी लेंगे तो उनको भी आप उतनी कन्वीनियंटली ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे जितने आप खुद की नॉलेज को कर पाएंगे। तो बच्चों ने मुझसे पूछा था, किसी बच्चे ने मुझे कमेंट में पूछा था कि मैम पेपर 1 के लिए कोई बुक बताइए। देखिए, मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि आप किसी की बुक फॉलो करें, किसी भी बुक की, मतलब किसी भी ऑथर की बुक फॉलो करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे मेंटर्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि ये बुक अच्छी है, ये वाली बुक अच्छी है, या आप वो वाली बुक ले लीजिए, हमारी ले लीजिए। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप नोट्स लेना चाहते भी हैं किसी के, तो डिटेल्ड नोट्स आप ले सकते हैं, लेकिन उन डिटेल्ड नोट्स के शॉर्ट नोट्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप खुद ही बनाइए। क्लियर? तो ये है कि बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे आपको नहीं भागना है। एंड में होता क्या है कि आपका टाइम भी वेस्ट होता है और आपकी मनी भी वेस्ट होती है, जिससे कि आपका प्रीशियस टाइम है वो निकल जाता है तैयारी करने का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी यही लिखा है कि आपके जो पर्सनल नोट्स हैं वो बेस्ट सोर्स हैं जिससे आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद टिप नंबर 5
कि अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पर काम करिए और कुछ भी न्यू प्लीज़ इस टाइम पे मत पढ़िए। बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी आपके लिए अगर आप किसी चीज़ को न्यू को उठाएंगे। मान लीजिए पेपर 1 में आपके 10 यूनिट्स हैं, तो 10 में से मान लीजिए आपको PDE जो है वो डिफ़िकल्ट लगता है। PDE का एक ऐसा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन अब आपको लगता है कि हो सकता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आ जाए और आप न्यू कॉन्सेप्ट को उठा के देख रहे हैं पेपर से 1 मंथ पहले, और जब आप उसको पढ़ रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं आता, मुझे तो क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। देखिए, मेरा सजेशन आपको यही रहेगा। पहली बात तो ये कि पेपर में 10% पेपर ऐसा होता ही है जिसको आपने ना कभी देखा होता है ना कभी सुना होता है। आपको उस 10% पेपर के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है। ऐसा 10% पेपर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, चाहे आप किसी भी रिसोर्सेज से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी एजेंसी है। फॉर श्योर इतना इजी पेपर या इतना मतलब जान पहचान वाला पेपर वो आपको नहीं डालेंगे कि आपको सब कुछ ही आता होगा। तो अगर 150 क्वेश्चंस हैं तो 135 to 140 क्वेश्चंस तो आपने देख सुने रखे होंगे, लेकिन हो सकता है कि 10 क्वेश्चंस ऐसे हों जो आपको पता ही नहीं है कहाँ से आ गए, या 15 क्वेश्चन ऐसे हो, लेकिन आपने उन क्वेश्चन से देख के घबराना नहीं है। तो मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है, अगर एक क्वेश्चन आ भी जाता है, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स के लिए आप अपने 298 मार्क्स क्यों ख़राब करेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आप भी ये गलती करें। तो अगर 150 क्वेश्चंस हैं, 135 आप अच्छे से कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही मेरा कहने का मकसद है कि किसी भी नई चीज़ को नहीं उठाइए। जितना आपने किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट की हेल्प से जितना भी किया है, आप उन्हीं चीज़ को स्ट्रॉन्ग बना के चलिए। किसी भी नई चीज़ को उठाने की इस टाइम पे कोशिश मत करिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप पे प्रेशर डालेगी और कुछ नहीं। उसके बाद टिप नंबर 6 कि आप एक मॉक टेस्ट रोज़ का ज़रूर लगाइए, चाहे वो पेपर 1 का चाहे वो एक पेपर का एक दिन लगा लीजिए, या फिर मान लीजिए आज पेपर 1 का लगाया, कल पेपर 2 का, परसों फिर पेपर 1 का, देन पेपर 2 का, ऐसे कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं, एक्सपेक्टेड भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो क्वेश्चंस आपके कुल मिला के एक दिन के अंदर 150 से 200 क्वेश्चन आप अगर सॉल्व कर रहे हैं, देन इसका मतलब कि आप अपनी जो तैयारी है उसको और पक्का करते जा रहे हैं रोज़ के रोज़। अगर आप 30 दिन होते हैं एक मंथ में, तो अगर 30 दिन में आपने रोज़ के 200 क्वेश्चन भी लगा लिए तो बहुत क्वेश्चंस हो जाएंगे। मतलब पेपर तक तो आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे कि आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेगा। तो ये मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करने का ये फ़ायदा होता है आपके लिए। उसके बाद मॉक टेस्ट का एक फ़ायदा ये भी है कि रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट, रिवीजन और प्रैक्टिस में जो है एक बैलेंस बना के चल पाते हैं हम, क्योंकि जो हम वैसे नहीं कर पाते अगर हम मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। एक तो हमें ये पता चल जाता है टाइम मैनेजमेंट का, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें ये पता चल जाता है कि टाइम को कैसे करना है। 2021 का जो पेपर था उसमें लर्निंग पोर्शन जैसे स्टेटमेंट फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें दी थी उन्होंने, तो बच्चों को स्टेटमेंट पढ़ते ही इतना टाइम लग गया कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको पेपर छोड़ना पड़ा। तो ये इस मॉक टेस्ट क्या है, इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट है जो उसकी आपको आदत पड़े। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड से, कि अनहेल्दी फूड हैबिट्स जो है उनको अवॉइड करिए, क्योंकि इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर हम अनहेल्दी स्टफ़ खाते हैं, जब हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है, जब हमें पढ़ने का भी प्रेशर होता है, प्लस हमारा पेपर नज़दीक आ रहा है, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, अपनी मैनेज करनी होती हैं, प्लस कुछ बच्चे जो हैं वो साथ में जॉब भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या है कि अगर आप अनहेल्दी चीज़ें खाएंगे तो वो क्या है, आपको ज़्यादा उससे नींद आएगी या फिर सुस्ती पड़ेगी, या आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर पढ़ते भी हैं आप ज़बरदस्ती, तो आपका जो है इंटरेस्ट वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाता है। तो अगर जहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप चीज़ों को ग्रास्प नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट लाने का मेरा मकसद यही था कि अनहेल्दी फूड आप जितना कम खा सकते हैं उतना खाइए। कोशिश करिए कि आप बैलेंस डाइट लें और हेल्दी स्टफ़ को इंक्लूड करें, एटलीस्ट जब तक पेपर नहीं होता है तब तक। उसके बाद बहुत सारा टाइम होगा,
रिज़ल्ट आने तक आप खूब इंजॉय करिए, अगर नेट क्लियर हो जाता है तो खूब पार्टी करिए। तो मेरी तो बेस्ट विशेज़ यही हैं आपके साथ। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि अनहेल्दी फूड जो है वो तब तक आप ना खाएं। उसके बाद तो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि अगर आप इन सारी टिप्स को जो है वो डेफिनेटली कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर टॉपर्स कर सकते हैं तो आप भी बेटा टॉपर्स ही हो, आप ही में से निकल के टॉपर्स बनते हैं। टॉपर्स कोई अलग नहीं आते हैं, सभी को सेम पेपर आता है और उसी पेपर में से कुछ बच्चे जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, कुछ नेट कर लेते हैं और कुछ दोनों नहीं कर पाते। तो दिक्कत कहाँ पर आती है, फ़र्क कहाँ पर आता है? सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस में, सिर्फ़ और सिर्फ तैयारी करने के तरीके में। तो ये मैंने आपको तरीके बताए जिन तरीक़ों से टॉपर्स तैयारी करते हैं। तो अगर आप इन तरीक़ों को फॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली आप क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में इस पेपर को। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए और मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड मोटिवेटिंग सेशंस आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसे लगे, और इन टिप्स को फॉलो करके अगर आपकी प्रिपरेशन में या अगर आपकी इवैल्यूएशन में कुछ चेंजेस आते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आपको इन टिप्स के साथ कुछ फ़ायदा मिला या आपका कुछ फ़ायदा हुआ। देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।